प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्रकाश का चैप्टर का अध्ययन किया है आपने, उसका ये अंतिम टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि भाई प्रिज्म क्या होता है और इसके हमारे क्या क्या कार्य हैं और इससे क्या दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, और प्रकाश के साथ भी इसका अपवर्तन कैसे होता है प्रिज्म से, वो भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रिज्म, इसीलिए हमने हेडिंग डाला है आज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है उसको हम जानें तो बहुत सरल है कि प्रिज्म कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। यहाँ समझने की बात है कि प्रिज्म कांच क्यों लिया है, क्योंकि कांच पारदर्शी होता है इसलिए। दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग किया है समांग। समांग का मीन्स जिसके प्रत्येक भाग कैसा हो, समान हो। समांग पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो समतल पृष्ठ एक दूसरे से, दो समतल पृष्ठ मीन्स अगर हम कहें दो समतल पृष्ठ, ये दो समतल पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हैं। आप इन दोनों तलों को देखिए तो इनके बीच एक कोण बनना है, किसी कोण पर झुके हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहते हैं। आइए देखते हैं प्रिज्म। ये देखिए ये प्रिज्म है, ये देखिए ये प्रिज्म है। इसमें देखिए एक तल ये है और दूसरा तल ये है, एक तल ये है और एक तल ये है। ये प्रिज्म है जिसके ये दो समतल पृष्ठ हैं जो एक दूसरे से झुके हुए हैं। कहाँ झुके हुए हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ कहाँ झुका हुआ है, ये एक दूसरे से झुके हुए हैं यहाँ। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म का कोण। और ये क्या है हमारा प्रिज्म। इसमें नीचे का जो तीसरा हिस्सा है वो भी समतल है, लेकिन ये समतल भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। अब इसको हम चित्र कैसे बनाएंगे कॉपी पर, वो देखें कि दो समतल पृष्ठ की बात की तो हमने दो समतल पृष्ठ लिए, एक समतल पृष्ठ एक दूसरा समतल पृष्ठ, और ये दोनों कैसे झुके हुए हैं, किसी कोण पर झुके हुए हैं। देखिए ये समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो क्या बन गया हमारा ये प्रिज्म। और ये तीसरा सिरा जो है ये सीधा भी हो सकता है, और ये आवश्यक नहीं है सीधा ही हो, ये कर्व भी हो सकता है। तो प्रिज्म के लिए हमें विशेष रूप से दो जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है। क्या है ये कि दो समतल पृष्ठ किस पर जुड़े हुए हैं, एक कोण पर झुके हुए हो, एक कोण पर झुके हुए, तो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। इन समतल पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, इन समतल पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। और उधर भी क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। ये हमारा प्रिज्म, और ये है क्या, प्रिज्म का कोण। अगर हम इसको देखें तो क्या कहलाएगा, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। अब इस प्रिज्म में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, जब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था तो अगर आपको याद होगा तो हमने अपवर्तन की एक बात कही थी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, कैसे माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। विरल का मतलब क्या हो गया, हवा, और सघन क्या हो गया, कांच। कांच सघन है। अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर रही है तो ये अविलंब से है, सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी न जाकर के क्या करती है कि अविलंब की ओर झुक जाती है। जबकि अगर हम सघन से विरल में जाते हैं, इसी चीज को देखें, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन क्या है हमारा, कांच, और विरल क्या है, हवा। अगर सघन माध्यम से कोई किरण कांच से आई, ये अविलंब है, तो ये क्या है, सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं जाएगी, क्या जाएगी, अविलंब से दूर हट जाती है। ये हमारे अपवर्तन के नियम है, और यही दोनों नियम यहाँ पे प्रयोग में आएंगे। देखिए कैसे कि ये हमारा प्रिज्म है और ये माध्यम क्या है हमारा, कांच, और इधर क्या होगी, ये हवा, इधर क्या हुई, हवा। हवा क्या है, विरल माध्यम, कैसा है, विरल। जबकि ये क्या है, कांच, अंदर कांच, और ये कैसा होगा, हवा के सापेक्ष सघन। ये कैसा माध्यम हो गया, सघन। अच्छा, अब इधर कांच के बाहर क्या है, इधर भी हवा है, और कैसा माध्यम हो गया, ये विरल, कांच के सापेक्ष ये विरल माध्यम। ध्यान देना यहाँ पर। अब कोई भी प्रकाश की किरण आई जो प्रिज्म से टकराई, इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, क्योंकि ये किरण प्रिज्म पर आ रही है, इसलिए इसका नाम आपतित किरण। अब यहाँ बच्चों ध्यान से समझने की बात है, ये जब कांच के इस तल पर टकराई तो इधर कैसा माध्यम है, विरल, और इधर कैसा है, सघन।
तो क्या होगा, विरल से सघन में जब जा रही है, विरल से सघन में अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब के पास आ जाती है। तो यहाँ हमें अविलंब देखना है, अविलंब कहाँ है। अविलंब जानते क्या होता है कि अगर कोई भी तल हमारा सीधा है और उसके साथ अविलंब है, जैसे ये तल है, अभी इसके साथ अविलंब लूँ तो क्या हो जाएगा, अविलंब ये होगा। अगर यही तल मेरा ऐसा हो जाए तो अविलंब कहाँ गया, अविलंब ऐसे होगा। अगर ये तल मेरा ऐसा है तो अविलंब कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी अविलंब क्या है, तल के साथ 90 अंश का जो कोण बनाए। आप यहीं पे देखिए, अगर ये तल मेरा ऐसा है तो अविलंब कहाँ होगा, इसकी सीध में ये अविलंब होगा। अब आप देखिए, ये जो मार्कर है इसमें अविलंब, तो यहाँ पर अगर हम अविलंब बनाएंगे तो क्या बनेगा अविलंब हमारा, ये क्या हो गया, अविलंब। अविलंब समझ में आया, क्योंकि अविलंब तल के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा अविलंब कहलाती है। और अविलंब से कैसी जानी चाहिए थी, ये अविलंब हो गया हमारा। इस प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये सीधी जाएगी, नहीं। क्या होगा, क्योंकि विरल से सघन में आ रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी अविलंब कहाँ है, ये, तो यहां से सीधी न जाकर अविलंब की ओर ये झुक गई। और इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या हुआ, अपवर्तित किरण। अब आगे की बात, क्योंकि ये विचलित हो गई, देखो कहां से सीधी जानी चाहिए थी, इतना इसमें विचलन हो गया। ये क्या हो गया, विचलन, ये इसमें विचलन हुआ। अब यही अपवर्तन यहां भी है। यहां कैसे होगा, यहां जो किरण आ रही है वो कांच से वायु में जाएगी, और कांच से वायु में जाएगी तो उस समय ये अविलंब जो है इसका लंबवत होगा ये, क्योंकि इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, और जब ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी तो ये अविलंब हो जाएगा। अब देखिए, अब जानेंगे कि अपवर्तित किरण जो है फिर कांच से वायु में प्रवेश करेगी। कांच कैसा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम है, और सघन इस कांच के सापेक्ष वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो देखो बच्चों, अब विरल माध्यम में जब ये किरण प्रवेश करेगी तो हमें पहले तो इस तल पर क्या ढूंढना है, अविलंब। अविलंब कैसे मिलेगा, फिर देखो ये हमारा समतल है, अब समतल है तो अविलंब कहाँ जाएगा, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा अविलंब होगी नहीं, तो ये हमारी रेखा क्या होगी, अविलंब। समझ में आया, तो ये अविलंब होगा, तो ये हमारा अविलंब बन गया। अब ये किरण जानी कहाँ चाहिए थी भाई, देखो सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ये सीधी जाएगी या किधर जाएगी, ध्यान दो। जब सघन से विरल में जाते हैं तो कहाँ जा रही है, देखो गौर से, देखो सघन से विरल में जब जाते हैं तो अविलंब से किरण दूर हट जाती है। अब अविलंब तो यही है हमारा, और देखो ये अविलंब है और किरण जा रही थी सीधी, तो ये अविलंब के पास जाएगी कि दूर हटेगी, दूर हट जाएगी। और जब दूर हट जाएगी तो ये किरण ऐसे करके ये दूर हटती हुई चली जाएगी, और इस किरण को हम कहेंगे, इसका नाम देंगे निर्गत किरण। क्या कहेंगे, निर्गत किरण, क्योंकि यहाँ तीसरी किरण आ गई, देख रहे हैं, इसका नाम देंगे निर्गत किरण। प्रिज्म में ध्यान रखना, प्रिज्म में 3 किरणें हो गई। पहली जो आई आपतित किरण, दूसरी जो प्रिज्म में अंदर प्रवेश कर रही है अपवर्तित किरण, और तीसरी जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है उसे निर्गत किरण कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ इस किरण में विचलन कितना हुआ, ध्यान से देखिए, इस किरण में जो विचलन हुआ वो इसके सापेक्ष जो सीधी जानी चाहिए थी यहाँ से इधर को आ गई, तो ये इसका विचलन हो गया, यानी यहाँ पे ये विचलित हो गई। अब यहाँ पे देखें, इसको भी हम पीछे को मिला दें तो ये किरण पीछे ये चलेगी। ये विचलन कितना हुआ, देखो सीधी जानी चाहिए थी तो विचलन कितना हो गया, ध्यान देना, इतनी तो किरण घूम गई। पहली वाली किरण कितनी थी, ये विचलन था, ये इतना हुआ। अब इसके पीछे देखो तो ये वाला कोण आ गया, ये दोनों कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। अतः जो ये विचलन है वही विचलन ये होगा। अब यहाँ गौर से देखिए आप कि ये त्रिभुज बन गया बेटा। अगर मैं इन किरणों के नाम दे दूं, पी क्यू मेरी आपतित किरण हो गई, और आर क्यू आर मेरी अपवर्तित किरण हो गई, और आर एस, इसको एस दे देते हैं, आर एस मेरी निर्गत किरण हो गई। तो यहाँ गौर से देखिए कि ये त्रिभुज बन गया, और ये बिंदु ले लेते हैं हम ओ, यानी ओ क्यू आर एक त्रिभुज बन गया जिसके अंदर ये दो कोण क्या है, विचलन कोण है, ये आपतित किरण का विचलन, और ये जो विचलन आ गया काय का होगा, निर्गत किरण का विचलन। और इन दोनों विचलन के आधार पर, क्योंकि त्रिभुज का ये बहिष्कोण है बेटा, ये क्या है इस त्रिभुज का बहिष्कोण, अतः बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा।
अतः ये हमारा क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाता है, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं प्रिज्म का विचलन कोण। ये प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है, जो अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, और ये हमारा प्रिज्म का कोण है। ये हुआ हमारा प्रकाश द्वारा, प्रकाश का प्रिज्म में के द्वारा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ की बातें सब आपने क्लियर कर ली। यहाँ एक चीज और आपको सूत्र है वो भी आपको समझना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कभी कभी पूछ लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो ये केवल आपको याद करना है क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। साइन ए प्लस डेल्टा एम। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि ये ए जो कोण है वो कौन सा है, प्रिज्म का कोण है। डेल्टा एम क्या है, ये विचलन कोण है, ये वाला बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। इस पर आधारित कुछ प्रश्न जरूर अपने सिलेबस में पूछे जाते हैं। केवल इस सूत्र को आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं ज़्यादा पूछा जाता प्रिज्म के बारे में। ये थी प्रिज्म की बात। अब हम इसी टॉपिक में जो अगला टॉपिक है हमारा प्रिज्म के साथ ही वह है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स आप समझते हैं रंग, और विक्षेपण मीन्स होता है उनका अलग अलग होना, यानी रंगों का अलग अलग होना। कहाँ से अलग होना, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। और सूर्य के इस प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और वो रंग हमें कैसे अलग अलग कर सकते हैं, वो प्रिज्म अलग अलग करता है। देखिए कैसे कि ये श्वेत प्रकाश किरण आई जो प्रिज्म से टकराई, और प्रिज्म से यहाँ से ये किरण विचलित होगी, यानी कहाँ पे जाएगी, वायु जो है अंदर कांच है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अवलंब से विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पे किरण झुकती जाएगी और उसके आधार पर ये विचलन होगा, यानी किरण ये विचलित होगी। यहाँ ये जो किरण विचलित हो रही है अलग अलग रंगों में विचलित होती है, और ये सभी रंगों का अलग अलग विचलन होता है। ये सभी रंग हैं जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रंगों का विचलन अलग अलग होता है। यानी अगर हम देखें ये किरण अवलंब की अवलंब ये था हमारा, तो अवलंब में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कम विचलित हो रही है किरण, सीधी जानी चाहिए थी, किरण थी ये। अब ध्यान देना यहाँ पर ये किरण इतनी विचलित हुई, कौन सी, लाल रंग की। और ऑरेंज रंग की किरण कितनी विचलित हुई, इतनी। येलो कितनी विचलित हुई, ये विचलन है। ग्रीन कितनी विचलित हुई, ये अगली। और ब्लू कितनी विचलित हुई, ये यहाँ से देखना, इंडिगो, जामुनी इतनी, और उसके बाद वॉयलेट लास्ट। यानी सबसे अधिक विचलन किस में आया, बैगनी में, और सबसे कम लाल में। इसका मतलब क्या हुआ, विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ पर इनका क्रम कैसे याद करेंगे, इसके लिए बच्चों एक अंग्रेजी का शब्द भी है वो आप याद कर सकते हो, VIBGYOR, विबग्योर। अगर आप ये अंग्रेजी का शब्द याद कर लेंगे तो इससे 7 रंगों के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन कभी भी चित्र बनाए तो इन रंगों को नीचे से लिखें, यानी V सबसे नीचे, बैगनी को सबसे नीचे लिखें, R ऊपर। तो यहाँ दें, यानी सबसे पहले लाल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये 7 रंगों से प्रकाश मिलकर के बना है। और यहाँ एक बात और मैंने समझाई आपको, वो समझिए कि मैंने लिखा है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होती है कि प्रकाश के जो रंग है उसके, क्योंकि जिसका विचलन कम होगा तो वह तरंग दूर तक जाएगी। अर्थात ये जो लाल रंग है, यानी लाल रंग की जो किरण है वो दूर तक जाती है। आपने देखा होगा दैनिक जीवन में खतरे के जो सिग्नल हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च से अगर लाल रंग की पन्नी लगी हुई है तो लाल रंग का प्रकाश दूर तक जाएगा, और बैगनी रंग की पन्नी लगाओगे देखो तो वो प्रकाश फैल जाएगा। फैल क्यों रहा है, क्योंकि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकाश फैल जाता है, जो कि लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है और लाल रंग का प्रकाश काफी दूर तक जाता है। और जब दूर तक जाता है तो उसकी क्या चीज अधिक है, तरंगदैर्घ्य। क्योंकि किसी भी तरंग में तरंगदैर्घ्य क्या होता है, उसकी दूरी। यानी यहाँ पर लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी है, सबसे अधिक होगी, और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम। इसीलिए जो दूरी के कारण, लाल रंग की गति के कारण, तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश में आपने इसको, इन चीज़ों को देखा, उसके बाद
प्रकाश के इस फैलने की जो क्रिया है, आपने देखा ये विचलन बैगनी रंग में अधिक होता है। एक चीज और यहाँ पढ़नी है, वह क्या है? प्रकीर्णन। वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन प्रकाश के फैलने को प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल में धूल के कण हैं, तो प्रकाश जब सूर्य से आ रहा है तो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो धूल के कणों से टकराकर ये प्रकाश फैल जाता है। क्यों? इसको समझिए, जैसे कमरे में खिड़की है, अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो कभी आपने देखा तो प्रकाश केवल उसी सीध में आना चाहिए जितनी में खिड़की है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है। तो ये फैल क्यों रहा है? ये प्रकीर्णन के कारण फैल रहा है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो धूल के कण हैं उनसे टकराकर प्रकाश परावर्तित होता है, जिसके कारण संपूर्ण ये प्रकाश पूरे स्थान में फैलता चला जाता है। और ये प्रकीर्णन के ये जो घटना है, प्रकाश के फैलने की जो घटना है, इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। आपने प्रकीर्णन को समझा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर जब आप खड़े हुए हैं तो यहाँ से जो सूर्य की उगते समय दूरी है वो अधिक होती है। उगते समय, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है, अब सूर्य यहाँ से उग रहा है तो इस समय जो दूरी है अधिक होगी, और जब यहाँ पे आता है तो ये दूरी थोड़ी कम हो जाती है। ये दूरी अधिक होने के कारण, उगते समय और सूर्यास्त के समय दोनों ही समय पर ये दूरी अधिक होने के कारण जो बैगनी रंग है इसका तो प्रकीर्णन पूरा हो जाता है, फैलाव पूरा हो जाता है। क्योंकि लाल रंग दूर तक चल सकता है, इसलिए सूरज हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ जो भी वायुमंडल है यहाँ पर, और वायुमंडल में प्रकीर्णन हो रहा है धूल के कणों के द्वारा, यानी रंग प्रकाश जो फैल रहा है। और प्रकाश फैल कैसे रहा है? प्रकीर्णन की घटना के कारण फैल रहा है। तो वायुमंडल की वजह से हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान ऊपर नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैलने वाला रंग है वो कैसा है? बैगनी प्रकीर्णन। फिर कौन सा है? जामुनी है। फिर कौन सा है? नीला है। इनमें सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा, फैलाव होगा। इसलिए यहाँ से जब हम आसमान देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी आसमान को यदि चंद्रमा पर खड़े होकर के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए यहाँ से प्रकीर्णन की घटना यहाँ होती है वायुमंडल के कारण, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे। और प्रिज्म की में इतना ही। प्यारे बच्चों, ये वीडियोस हम आपको चैनल पर डाल रहे हैं, और इस ऑनलाइन चैनल पर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें। वीडियो देखते समय एक बात बहुत अच्छी से ध्यान रखें कि वीडियो को क्रम से देखें। अगर आपने प्रकाश को पढ़ा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्रम से प्रकाश के वीडियो देखिए, तभी आपको अगला जो वीडियो है वो समझ में आएगा। जैसे अगर आप पार्ट 3 ये देख रहे हैं तो इससे पहले प्रकाश के 2 वीडियो और हमने दिए हैं, उनको भी अच्छी तरह देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर यहाँ पर 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने ये क्लास, ऑनलाइन क्लास भी दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको हम ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाएंगे और उसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।